अब हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस का एप्लीकेशन, जो कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता क्या है इसका प्रैक्टिकल वर्ल्ड में। जैसे आप पहले पढ़ चुकी हैं, मार्शल जो है सरप्लस, सरप्लस मतलब क्या है, एक जनरल पॉइंट ऑफ मतलब जनरल व्यू है इसका कि किसको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है जो कि सैमसंग का 20,000 का मोबाइल लेकर उसको पूरा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उसको बहुत मतलब 20,000 का मोबाइल में उसको मतलब दुनिया का पूरा खुशी मिल रहा है। लेकिन क्योंकि मार्शल जो है वो सेटिस्फैक्शन को कीमत में मेजर कर रहा है, पैसा में। तो फॉर एग्जांपल 20,000 का मोबाइल में उसको 60,000 का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो 40,000 रुपये जो है इसको हम बोलेंगे कंज्यूमर सरप्लस। वहीं पर दूसरा कस्टमर है, वो एप्पल का फोन ले रहा है, ठीक है, 1,00,000 रुपए का जब वो फोन ले रहा है तब उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है पूरा एकदम बहुत ज्यादा। समझ में आया बात? ये यहाँ पर डिफरेंस है सेटिस्फैक्शन का, जहां पर वो 20 अगर डिफरेंस इसमें हम अगर नाप लें 20,000 और 1,00,000, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक आदमी को 20,000 का मोबाइल में ही 1,00,000 का सेटिस्फैक्शन मिल जा रहा है। उसको एप्पल फोन नहीं चाहिए, उसको वो सैमसंग का 20,000 फोन में ही पूरा खुश है वो। तो इसको क्या है, जो एक्स्ट्रा 80,000 जो हो रहा है वो है सरप्लस। समझ में आया बात? ये हम बता दिए हैं। अब इसके बेस पर हम यहाँ पर समझाएंगे। कंज्यूमर सरप्लस इज ए मेजर ऑफ द वेलफेयर that people gain from consuming goods and services। पहला बार में ये पॉइंट ये बोल रहा है कंज्यूमर सरप्लस मेजर इससे होता है लोगों को कितना भलाई हो रहा है। आप अगर उनको कोई भी सामान बेच रहे हो या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। देखिए टीचर के एक एग्जांपल है, टीचर के हिसाब से एक टीचर है, दो टीचर है, दोनों टीचर 500 फीस ले रहे हैं, लेकिन एक टीचर जो पढ़ा रहे वो उतना अच्छा नहीं पढ़ा रहे, ठीक है, तो स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर सेटिस्फैक्शन हो ही नहीं रहा है। सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा तो सरप्लस कहाँ से होगा। और दूसरा है कि यहाँ पर 500 रुपया फीस ले रहा है टीचर दूसरा वाला, लेकिन वो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, मतलब इन कंपैरिजन जो टीचर अगला जो उस लेवल के जो टीचर होते हैं वो 1,000 रुपया फीस लेते हैं, लेकिन ये 500 में ही पढ़ा रहे हो। समझ में आया बात? तो यहाँ पर 500 जो एक्स्ट्रा जो मतलब स्टूडेंट को जो 1,000 की जगह में जो 500 में मिल जा रहा है, तो 500 रुपया सरप्लस हो गया। तो ये क्या हुआ, इसको बोल रहा है वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब होता है भलाई करना। अब यहाँ आगे पढ़ते हैं। It is very important to a business firm to reflect on the amount of consumer surplus enjoyed by different segments of their customers। यहाँ पर क्या है, एक बिजनेस कंपनी के लिए, ठीक है, ये जानना कि मेरे कौन सा प्रोडक्ट से कौन सा टाइप्स ऑफ कस्टमर ज्यादा खुश हो रहा है, उसको ज्यादा सेटिस्फैक्शन हो रहा है, ठीक है, ताकि वो, क्योंकि उसको ये पता चल जाएगा ना, अगर मान लो कि कुछ कपड़े का डिजाइन होता है, एग्जांपल बता रहा हूं मैं, कि जैसे लेडीज कपड़ा में कपड़ा एक होता है डिजाइन प्लाजो सूट और एक होता है सिंपल सूट, तो जो मैन्युफैक्चरर है उसको अगर ये पता चल गया
वो देख लिया मेरा कितने कस्टमर्स ऑफ टाइप्स है कि जो प्लाजो खरीद रहे हैं और कितने सिंपल खरीद रहे हैं, तो उसी हिसाब से वो मैन्युफैक्चरिंग करेगा, ठीक है, और अपना खर्चा को भी उसी हिसाब से वो रखेगा। वो देखेगा कि हाँ अगर हम प्लाजो बेच रहे हैं तो कस्टमर मतलब एकदम उसको बहुत खुशी हो रहा है, वो एकदम टूट पड़ रहा है खरीदने के लिए। इसी के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ये जानना जरूरी है। समझ में आया बात? दूसरा है अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ सरप्लस कैन हेल्प बिजनेस मैनेजर्स मेक बेटर डिसीजंस अबाउट सेटिंग प्राइसेस। सरप्लस क्या है? एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर एक मैनेजर को, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर को ये समझना जरूरी है कि किस तरह का सेटिस्फैक्शन, मतलब एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन किस तरह का लोगों को मिल रहा है, ठीक है, उसका नेचर अगर उसको पता चल जाएगा, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई एप्पल, अगर मतलब एप्पल का खेती कर रहा है, अब आदमी लोग को जिससे बोला जाता है एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, ठीक है, तो हेल्दी रहने के लिए एप्पल खाता है आदमी। तो ये चीज़ खेती करने वाले को पता है कि हाँ हम अगर मतलब लोग जो है सेब इसलिए खा रहे हैं ताकि वो हेल्दी रह सके, ठीक है, तो उसके बाद में ये समझ में आ गया, समझ में आया। और बनाना एक तरफ है, बनाना इसलिए खा रहे हैं ताकि लोग अपना मसल्स या वेट गेन कर सके, ठीक है, तो यहाँ पर दो अलग चीज है। अब बनाना वही लोग खा रहे हैं जो वेट गेन करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन हेल्दी रहना उससे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हेल्दी जो वेट गेन करना चाह रहा है वो भी रहना चाहता है, और जो वेट गेन करना नहीं चाह रहा है वो भी हेल्दी रहना चाहता है। तो यहाँ पर एप्पल का डिमांड ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें सेटिस्फैक्शन मतलब इसका यूजफुलनेस इसमें बहुत ज़्यादा हो रहा है कस्टमर को, ठीक है, ये कस्टमर के लिए ज़्यादा यूजफुल हो रहा है। तो ये उसको अगर पता चल जाएगा तो उस हिसाब से वो कीमत सेट करेगा। उसको पता चल गया है कि मान लो कि अब वो है ना कि आदमी को हेल्दी रहना है, तो एक माइंडसेट होता है आदमी का कि हाँ हमको सेब खाना है चाहे जो भी कीमत रख दो, तो वो क्या करेगा, आहिस्ता आहिस्ता प्राइस को अलग करना शुरू करेगा, बढ़ाना शुरू करेगा। अब बनाना का वैसे डिमांड को देखेगा, उस हिसाब से उसका कीमत रखेगा वो, और ऑब्वियस सा बात है सेब से कम ही होता है बनाने का दाम। समझ में आया? तो यहाँ पर वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, वो यही यहाँ पर वो उसका कहने का मतलब है। अब यहाँ लास्ट पार्ट में ये बोल रहा है, if a business can identify groups of consumers with different elasticity of demand within their market and the price market segments which are willing and able to pay higher prices for the same products, then firm can profitably use price discrimination। मतलब क्या है कि सेम प्रोडक्ट को, ठीक है, खरीदार दो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो वो क्या करेगा, सेब लेगा, जो लाल सेब हो गया है, मान लीजिए कोई नेचुरली लाल होता है, किसी को कलर करके भी ये लोग बेचता है, तो वो क्या हुआ, देखने में भी खूबसूरत हो रहा है और एक माइंडसेट बनेगा, ये तो एकदम रेड एप्पल है, ज़्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है, तो उसका कीमत ये क्या होगा, बढ़ा देगा। अब उसको खरीदने वाला भी लोग जो पैसा वाला है वो लोग उसको खरीदेंगे, और जो कम लाल होगा उसका थोड़ा सा दाम को कम कर देगा, उसको भी खरीदने वाले लोग रहेंगे। चीज वही है, फायदा भी वही चीज सेम मिलेगा दोनों में, लेकिन ये लोग यहाँ पर अपना दिमाग को यूज करके बस कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहा है। समझ में आया बात? उसके बाद क्या है, लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इन्वॉल्व कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस।
which takes into account the extent of consumer surplus which the projects may fetch। यहाँ पर क्या है, लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट मतलब बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर करना कोई चाह रहा है, ठीक है, तो कंज्यूमर सरप्लस के बारे में उसको अगर पता रहेगा कि हाँ कौन सा प्रोडक्ट में कंज्यूमर को कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ठीक है, तो वो उसी हिसाब से सामान को मैन्युफैक्चरिंग करेगा, जिससे उसका खर्चा भी बचेगा। आदमी लोग को वो देख रहा है ना भाई कि हाँ, जैसे कि इसमें एक एग्जांपल ले लो रोटी का, ठीक है, अब रोटी जो है गेहूं का मिलता है तो खुला हुआ आटा का दाम कम होता है और पैकिंग आटा का दाम ज़्यादा होता है, लेकिन सेटिस्फैक्शन जो है सेम लेवल का ही होता है, पेट भरता है उससे। तो लेकिन उस हिसाब से ये लोग क्या करेगा, अपना कॉस्ट बेनिफिट मतलब कॉस्ट खर्चा को कम करके थोड़ा लो क्वालिटी का गेहूं वहाँ पे यूज़ करके खुला हुआ आटा बेचेगा और वहाँ पे थोड़ा और उससे अच्छा गेहूं यूज़ करके पैकिंग वाला आटा बेचेगा, ठीक है। इसमें बहुत सारा बात है, ठीक है, ये हम समझाने के लिए बोल दिए हैं। दूसरा है knowledge of consumer surplus is also important when a firm considers raising its product prices. Customers who enjoyed only a small amount of surplus may no longer be willing to buy product at high prices. Firms making such decisions should expect to make fewer sales if they increase prices. देखो सरप्लस के बारे में एक ही चीज़ है जो पहले बता दिए हैं, उन लोगों को प्राइस को रखने में सेट करने में मदद मिलता है। सरप्लस वो लोग अगर जान जाएगा, जैसे एक एडिडास कंपनी का शूज़ है, उन लोगों का डिज़ाइन वगैरह बहुत अच्छा होता है, ठीक है, एक एक शूज़ का कीमत होता है वहाँ पर 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार, 8 हज़ार रुपये, ठीक है। ये एक बात है। जब ये ऑर्डिनरी डेज में बिकता है तो यहाँ इस समय में जिसके पास उतना हैसियत है, पैसा है, वही लोग खरीदेगा, क्योंकि पैसा के साथ साथ चाहत भी होना चाहिए कि हाँ हमको ये डिज़ाइन बहुत पसंद है, हम खरीदेंगे, ठीक है। ऑर्डिनरी डेज में इसमें सारा साइज का मिल जाता है। वहीं पर ये लोग एक मतलब स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करता है कि जब वो सेल लगाएगा तो इस बार मतलब अभी जो वो रखा है जिस शूज़ का कीमत 10,000 रुपया, इसमें वो 25% डिस्काउंट रखेगा, ठीक है, तो उसका कीमत हो जाएगा 7,500। अब उस समय जितना सेल होगा उसको वो लोग नोटिस करेगा, वो लोग उसका रिकॉर्ड रखेगा, उससे उसको पता चलेगा कि हाँ 60 इतना कीमत में कितने लोग खरीद पा रहे हैं। तो मतलब किसी को जब उतना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तब ना वो खरीदेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि कुछ लोग इंतज़ार करते हैं कि हाँ डिस्काउंट जब होगा तब हम खरीदेंगे, लेकिन डिस्काउंट सेल जब लगता है तो उस समय एक डिसएडवांटेज होता है कि जो साइज अवेलेबल उस समय रहेगा वही आपको मिलेगा और उसमें वारंटी नहीं मिलता है, ठीक है, ये बात उसको पता रहता है। समझ में आया बात? तो यहाँ पर वो लोग सारा चीज़ नोटिस कर लेता है और उससे ये पता लगा लेता है कि इस बार हम जब इतना कीमत रखें तो इतना परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स खरीदा है और इतना रेट में इतना परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स खरीदा है। तो जब अगला बार वो अपना मैन्युफैक्चरिंग करेगा किसी डिज़ाइन को तो उसी के बुनियाद पर वो कीमत रखेगा, ठीक है। बढ़ाना है उसको कि और किस हिसाब से रखेंगे, 10,000 रखेंगे कि उससे ज़्यादा। अब ऑब्वियस बात है कि जो कस्टमर अभी 10,000 में खरीद रहा है तो वो बाद में 15,000 में खरीद सकता है, तो उसी हिसाब से ये लोग दाम बढ़ाएगा घटाएगा। दूसरी बात 5 नंबर में जो पॉइंट रखा है, कंज्यूमर सरप्लस के थ्रू जो हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस के थ्रू वो फाइनेंस मिनिस्टर टैक्स का रेट डिसाइड करते हैं। वो लोग देखेंगे, उन लोगों को अगर पता चलेगा कि लोग मोबाइल ज़्यादा खरीद रहे हैं, उनको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है,
तो वो क्या करेंगे, मोबाइल में टैक्स रेट बढ़ा देंगे, क्योंकि अब देख रहे हैं अभी तो खरीदेगा ही भाई। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल उससे बड़ा ये शराब है। शराब क्या है, यहाँ पर यूजफुलनेस का बात नहीं हो रहा है, ठीक है, कि तुम्हारे लिए वो कुछ नुकसान होगा या अच्छा होगा। यहाँ पर तुमको लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है। तो शराब पे देखो कि तुम बहुत ज़्यादा टैक्स का रेट बताया था, लेकिन फिर भी आदमी खरीदता है उसका। समझ में आया, ये चीज़ है। अब इसका क्या है, लिमिटेशंस है, मतलब डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है कि देखो, सबसे पहला क्या है कि कंज्यूमर सरप्लस का जो कॉन्सेप्ट है ये हाइपोथेटिकल है, मतलब फैक्ट पे बेस्ड नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये एक सोच है, क्योंकि कोई भी इंसान किसी को कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ये कभी भी मेजर नहीं कर सकता है, और स्पेशली पैसा में तो कभी मेजर होगा ही नहीं, ठीक है। ये इसका डिसएडवांटेज है। तो कंज्यूमर सरप्लस कैन नॉट बी मेजर्ड प्रिसाइजली, मतलब एकदम डेफिनेट वे में मेजर कर लेना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन्स हैं, किसको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ये कैसे मेजर कर पाएगा आदमी। In case of necessities, the marginal utilities of the earlier units are infinitely large. In such a case, the consumer surplus is always infinite. देखिए, necessities जो होता है, जो ज़रूरत के हिसाब से, ये पहले भी हम बता चुके हैं। मार्जिनल यूटिलिटीज जो होता है, मतलब एक यूनिट पे कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो जो मान लीजिए हमको अगर प्यास लगा है, तो हम जो सबसे जाके जो पहला गिलास पानी पिए, पूरा पूरा पानी पी जाएंगे एक गिलास का, ठीक है, क्योंकि वो एकदम उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो एकदम मतलब अनगिनत है, वो उसका कोई भी मेजर नहीं कर सकता। मेरा प्यास बुझाया, इतना लेवल का मेरा प्यास बुझ गया है, समझ में आया। क्योंकि पहला लेवल का कोई भी सरप्लस होता है वो इनफाइनाइट होता है। तीसरा नंबर है, द कंज्यूमर सरप्लस डिराइव्ड फ्रॉम अ कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। दूसरा बात है, कोई भी कमोडिटी होता है उसका अगर सब्स्टिट्यूट्स है, ठीक है, तो वहाँ पर जैसे कि चाय है, उसका सब्स्टिट्यूट्स कॉफ़ी है, तो इसमें सेटिस्फैक्शन लेवल मेजर करना इतना आसान नहीं होगा, कि ये इफेक्ट करेगा। तो ये सब बात को याद रखना है, ठीक है। There is no simple rule for deriving the utility scale of articles which are used for their prestige value. अब यहाँ पर ये बात है, कोई अपने इज्जत को दिखाने के लिए, ज़्यादा दिखावा करने के लिए कि हम बहुत पैसा वाला है, ठीक है, तो उसका लेवल ऑफ जो सेटिस्फैक्शन है, कंज्यूमर सरप्लस है, जो वो कोई मेजर कर ही नहीं पाएगा भाई। वो जितना भी हीरा जेवरात खरीद लेगा उसके लिए वो कम ही रहेगा। समझ में आया। Consumer surplus cannot be measured in terms of money because the marginal utility of money changes as purchases are made and the consumer's stock of money diminishes. देखो ये यहाँ पर वही चीज़ बोल रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है, ठीक है, जैसे जैसे आदमी सामान खरीदता है तो पैसा भी तो खत्म होता जाता है, ठीक है। तो पैसा के टर्म्स में नहीं मेजर किया जा सकता है, क्योंकि मान लो कोई आदमी खरीदना भी चाहता हो लेकिन उसके पास पैसा नहीं रहेगा तो खरीदेगा कैसे, ठीक है। और ये बोल रहा है मेजर करेंगे सरप्लस इन टर्म्स ऑफ मनी में, ये पॉसिबल नहीं है, रियलिस्टिक भी नहीं है। The concept can be accepted only if it is assumed that utility can be measured in terms of money or otherwise, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट तभी एक्सेप्ट किया जाएगा, पैसा में भी मेजर किया जा सकते हैं और भी कोई जरिया से मेजर किया जा सके तब।
बहुत सारा मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो है वो उन लोगों का मानना है कि ये पॉसिबल नहीं करना। ठीक है, इसमें कुछ भी तुमको डाउट होगा तो पूछो। अब है इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्या है? ये बहुत सिंपल सा चीज़ है। In the last section, we have discussed the marginal utility analysis of demand, a very popular alternative and a more realistic method of explaining consumer demand is the ordinal utility approach. This approach uses a different tool, namely indifference curve, to analyze consumer behavior and is based on consumer preferences. The approach is based on the belief that human satisfaction, being a psychological phenomenon, cannot be measured quantitatively in monetary terms as was attempted in Marshall's utility analysis. Therefore, it is scientifically more sound to order preferences than to measure them in terms of money. The consumer preference approach is therefore an ordinal concept based on ordering of preferences compared with Marshall's approach of cardinality. देखो, indifference curve जो है ना, ये क्या है? इसमें एक ग्रुप दिखाया गया है, ठीक है, ये प्रेफरेंस के ऊपर बेस्ड है। अभी जब डायग्राम के दिखाएंगे आगे उसका एग्जांपल दे तब तुमको समझ में आएगा पूरा क्लियर। ठीक है, ग्रुप दिखाएगा वो कि हाँ वो एक कस्टमर है, उसको कौन सा ऑप्शन ज़्यादा पसंद है। ठीक है, कितना प्राइस में वो लेगा ज़्यादा, उसी को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर assumptions है। The foundation of consumer behavior theory is the assumption that the consumer knows his own taste and preferences and possesses full information about all the relevant aspects of economic environment in which he lives. पहला assumptions ये है, हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर, मतलब कंज्यूमर का चॉइस के ऊपर यहाँ बात हो रहा है, प्रेफरेंस। तो कंज्यूमर को ये पूरा नॉलेज होना चाहिए कि वो जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है उसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन उसको रहना चाहिए। ठीक है, जैसे उसको अगर कपड़ा खरीदना है तो उसके बारे में पूरा उसको नॉलेज रहेगा, तभी ना वो चॉइस कर पाएगा। नॉलेज ही नहीं रहेगा तो चॉइस कहाँ से कर पाएगा वो। The consumer is rational and tends to take rational actions. Rational मतलब होता है logical, मतलब अनभक्त नहीं, sensible. That results in a more preferred consumption bundle over a less preferred bundle. मतलब वो ज़्यादा जिस, मतलब हम बोले ना एक ग्रुप रहेगा, इतनी कीमत में इतना मिलेगा, तो वो उसी को प्रेफर करेगा जिसमें ज़्यादा उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। The indifference curve analysis assumes that utility is only ordinarily expressible. ठीक है, indifference curve analysis ये मानता है कि सेटिस्फैक्शन जो है वो ऑर्डिनरी एक्सप्रेसिबल पॉसिबल है, इसको अज्यूम करना है। The consumer is capable of ranking all conceivable combinations of goods according to the satisfaction threshold. Thus, if he is given various combination, वो रैंक देगा यहाँ पर। You can rank them as first preference, second preference, and so on. If a consumer happens to prefer A to B, he cannot tell quantitatively how much he prefers A to B. ठीक है, ये वाला जो पैरा है, ये जब हम यहाँ पर ये बात बताएंगे शेड्यूल, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है,
दूसरा है कंज्यूमर चॉइसेस आर अज्यूम्ड टू बी ट्रांजिटिव, मतलब डायरेक्ट रिलेशन। इफ द कंज्यूमर प्रेफरेंस कॉम्बिनेशन A to B, B to C, then he must prefer combination A to C. In other words, he has a consistent consumption pattern. मतलब क्या है, यहाँ पर A, B ये सब ग्रुप है, कॉम्बिनेशन का नाम है, ठीक है, वो कौन सा प्रेफर करेगा, उसके पास ऑप्शंस रहेगा। If combination A has more commodities than combination B, then A must be preferred to B. This is something referred to as more is better assumption or the assumptions of non-satiation. ठीक है, अब यहाँ पर जैसे इनडिफरेंस कर्व है, इसको ऑर्डिनल एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है, ऑर्डिनल एनालिसिस ऑफ डिमांड। इसको अब ग्राफिकली ये बताएगा, ये इंपॉर्टेंट है, जिसको बोला है हिक्स और एलन समझाया है। इज बेस्ड ऑन इनडिफरेंस कर्व व्हिच रिप्रेजेंट द कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस ग्राफिकली, एंड इनडिफरेंस कर्व इज ए कर्व व्हिच रिप्रेजेंट्स ऑल दोज कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स व्हिच गिव सेम सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। यहाँ पर कॉम्बिनेशंस रहेगा जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम देगा, लेकिन ये कस्टमर पर डिपेंड कर रहा है, उसके टेस्ट और प्रेफरेंस पर, कि वो कौन सा कॉम्बिनेशन लेगा। Since all combinations on an indifference curve give equal satisfaction to the consumer is completely indifferent, means equal among them, or it represents the set of all bundle of goods that a consumer views as being equally desirable. In other words, since all the combinations provide the same level of satisfaction, the consumer prefers them equally and does not mind which combination he gets. An indifference curve is also called iso-utility curve or equal utility curve. ठीक है, अब इसको हम बताते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर है पहला कॉम्बिनेशन, इसमें 1 यूनिट फूड का है, 12 क्लोथिंग का है। बी कॉम्बिनेशन में 2 फूड है, 6 क्लोथिंग का है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक फूड को खरीदने के लिए इसको 6 यूनिट क्लोथिंग का सैक्रिफाइस करना पड़ा। ये एमआरएस का मतलब है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि इसके जगह पे 6 यूनिट्स क्लोथिंग के जगह पे 1 यूनिट फूड का ले रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कॉम्बिनेशन दिया हुआ है अलग अलग, सेटिस्फैक्शन लेवल सेम है सब में, लेकिन हाँ एक फूड को खरीदने के लिए सेक्रीफाइस जो कर रहा है वो उसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर इसका डायग्राम दिया हुआ है, ये यूनिट्स ऑफ फूड है, 1 यूनिट फूड्स का है और यहाँ पर यूनिट से क्लोथ्स का, तो 12 यूनिट से क्लोथ्स का, ठीक है। तो इसको यहाँ पर आ गया। फिर बी नंबर कॉम्बिनेशन का है, वो जो उसका मर्जी है, जो कॉम्बिनेशन चाहे ले ले, लेकिन सेटिस्फैक्शन लेवल सेम रहेगा। इनडिफरेंस कर्व का ये मतलब है, ठीक है। अब इसमें कुछ भी पूछना होगा तो पूछ लेना हमसे, हम बता देंगे।